तो इस चैप्टर में देखो क्या करना है, रोकड़ बही और उसके प्रकार में हमें ये जानना है कि इसमें हमें कौन कौन सी एंट्री करनी होती है। तो ये जो रोकड़ बही और प्रकार है ये हमारा सहायक बही का ही भाग होता है। तो वो सारी चीजें मैं तुम्हें यहाँ पे साइड में लिख के समझा देता हूँ कि हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था सहायक बही का, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ध्यान से देखना। हमने सहायक बही में पढ़ा था कि अलग अलग प्रकार की सहायक बहियां होती हैं। जैसे हमने देखा था खरीद बही, ठीक है, हमने देखा था बिक्री बही, और फिर हमने इन दोनों की वापसी देखी। हमने क्या देखा, इन दोनों का वापसी बही देखा। अब प्रॉब्लम ये था कि ये जो बहियां हमने पढ़ी ना टोटल, यानी एक, दो और ये दोनों की वापसी, यानी टोटल जो चार बहियां पढ़ी थी, ये चारों के चारों जो थे ये थी उधार व्यवहार के। किसके थे, उधार व्यवहार के। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब रोकड़ व्यवहार होता है यानी नकद व्यवहार होगा तो वो कहाँ जाएगा। ठीक है, ये चार के चारों तो हमने उधार व्यवहार के पढ़ लिए। तो अब अगला काम होता है हमें ये पढ़ना कि अगर हमने रोकड़ व्यवहार किया है तो उसको कहाँ लिखेंगे। तो रोकड़ व्यवहार को लिखने के लिए हमने एक अलग से बही बनाया है और जिसका नाम रखा गया है रोकड़ बही। क्या नाम रखा गया है, रोकड़ बही। तो ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सबको। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब ये रोकड़ बही में हमें क्या क्या करना होता है वो हमें समझना है। तो यहाँ पे मैं बुक में ही तुम्हें समझा देता हूँ। सबसे पहले रोकड़ बही का अर्थ क्या होता है वो समझ लेते हैं कि रोकड़ बही अर्थात होता क्या है। तो रोकड़ बही अर्थात रोकड़ व्यवहारों का लेखा करने के लिए तैयार की जाने वाली सहायक बही को ही हम क्या कहते हैं, रोकड़ बही कहते हैं। तो याद क्या रखना है कि रोकड़ बही मतलब कि जिस ऐसी बही जिसमें हम रोकड़ व्यवहारों, कौन से व्यवहारों को, रोकड़ व्यवहारों का जिसमें हम लेखा करते हैं वो बही बन जाता है हमारा रोकड़ बही। अब थोड़ा समझो इस बात को कि रोकड़ बही में रोकड़ व्यवहारों का लेखा किया जाता है, तो पता चल गया। अब रोकड़ दो तरह से हो सकता है, एक तो आवक होगा और एक जावक होगा, मतलब या तो पैसा आएगा और या तो पैसा जाएगा। तो हमें क्या पता चलेगा इस रोकड़ बही से, हमें ये पता चलेगा कि एक अंत में यानी एक नियत समय के अंत में, जैसे एक महीना, 2 महीना या 3 महीना या 1 साल के अंत में हमारे पास कितना रोकड़ बचा है, यानी कितना कैश बैलेंस, जिसको हम रोकड़ शेष बोलते हैं, कितना रोकड़ शेष बचा है ये हम जान सकते हैं। बात समझ में आया कि अगर हमें रोकड़ शेष जानना हो तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, रोकड़ बही बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, रोकड़ बही। अब थोड़ा सा और समझो इसका रीजन क्या है। रीजन देखो यहाँ पे एक चीज और लिखा है, यहाँ पे लिखा है रोकड़ बही या रोजनामचा और रोकड़ खाता ऐसे दोनों की जरूरत पूरी करता है। कारण कि रोकड़ बही खाता के स्वरूप में तैयार की जाती है और रोकड़ बही का उधार पक्ष आवक और यानी कि आय पक्ष जिसको बोलते हैं, और जमा पक्ष जावक यानी कि जिसको व्यय पक्ष बोलते हैं, उसके रूप में पहचाना जाता है। तो यहाँ पे याद रखना, अगर तुम रोकड़ बही तैयार करते हो, किसी भी व्यवसाय में अगर तुम काम कर रहे हो और अगर तुम रोकड़ बही तैयार कर रहे हो, तो ऐसे में ना तुम्हें रोजामचा बनाने की जरूरत है और ना ही तुम्हें खतौनी करने की जरूरत है। अब ये खतौनी क्या होता है ये आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि खतौनी क्या होता है, हम उसके पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी जो तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद आगे समझो। अब आगे इसमें क्या समझना है कि रोकड़ बही कितने प्रकार की तैयार की जाती है। तो रोकड़ बही के जो नॉर्मली प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। तो वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो मैं चीजें लिखूंगा उसी को याद रखना कि रोकड़ बही जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक, साधारण। पहला कैसा होता है, साधारण। दूसरा, 2 खानों वाली। और जो तीसरा है वो होता है 3 खानों वाली। अब ये जो साधारण है, अब देखो ये इसमें क्या है, साधारण 2 खानों वाली, 3 खानों वाली, तो ये अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले इसका मैं देख लूं कि इसमें कितने होते हैं। तो जब हम 2 खानों वाली की बात करते हैं तो 2 खानों वाली में देखो साधारण में एक ही होता है, या तो रोकड़ का होगा, ठीक है, या तो बैंक का होगा, दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, या तो रोकड़ का बनेगा या तो बैंक का बनेगा। और जब हम बात करते हैं 2 खानों वाली में, तो 2 खानों वाली में भी 3 प्रकार के अलग अलग होते हैं। तो वो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक होता है रोकड़ और बैंक। एक क्या होता है, रोकड़ और बैंक। तो देखो इसमें 2 खाने बने ना रकम के लिए, एक रोकड़ बना और एक बैंक बनेगा। या तो रोकड़ और बट्टा, तो देखो इसमें भी 2 बन गए, एक रोकड़ बन गया और एक बट्टा, नहीं 2 कॉलम बन गए। या तो तीसरा जो है वो तुम्हारा बनेगा बैंक और बट्टा। तो तीसरे के लिए थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं,
या तो तीसरा जो है यानी कि वो क्या बनेगा तुम्हारा बैंक और बट्टा। तो इसमें भी देखो तुम्हें रकम की 2 कॉलम बन गई, एक बैंक बन गया और एक बट्टा बन गया। अब बात करते हैं 3 खानों वाली की। तो 3 खानों वाली जब हम बनाते हैं तो जो रकम की कॉलम होती है उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। मतलब एक हो जाता है रोकड़, ठीक है, एक क्या हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूं कि जो 3 खानों वाली होती है इसमें जो रकम का कॉलम होता है, किसका, रकम का कॉलम होता है, उसको 3 भागों में बांट देते हैं। पहला कॉलम बन जाएगा तुम्हारा रोकड़ का, दूसरा कॉलम बन जाएगा तुम्हारा बैंक का, और तीसरा कॉलम बन जाएगा तुम्हारा बट्टा का। ठीक है, ये याद रखना है कि रोकड़ भाई 3 प्रकार की होती है, साधारण, 2 खानों वाली और 3 खानों वाली। अब हम थोड़ा देखते हैं किताब में इसका फॉर्मेट। तो फॉर्मेट ये है, ठीक है, इसको फॉर्मेट को थोड़ा ध्यान से देखना, चीजें बहुत आसानी से समझ में आएगी। फॉर्मेट में क्या याद रखना है कि इसमें 2 बनते हैं, जैसे जो भी तुम्हारा किताब होगा, जैसे जिस नोटबुक में तुम लिखोगे उसको मोड़ के आधे भाग में से बांट दोगे। जैसे नोटबुक है तुम्हारा, तो उसको जब मोड़ दोगे आधे पेज से तो ये आधा भाग बच जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको 2 भागों में बांटोगे। पहला भाग जो होता है वो क्या बनेगा, उधार, और दूसरा भाग क्या होता है, जमा। ध्यान से समझना कि जो पहला भाग होता है वो क्या होता है, उधार, और दूसरा भाग क्या होता है, जमा। अब उधार में देखो क्या क्या चीजें लिखते हैं। तो उधार में जो पहला कॉलम बनेगा वो बनेगा तारीख का। क्या, जो पहला कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा, तारीख का। दूसरा कॉलम बनता है विवरण का, और तीसरा कॉलम बनता है रसीद नंबर का। तीसरा कॉलम किसका बनेगा, रसीद नंबर का। और चौथा कॉलम जो बनता है वो बनता है खाता पृष्ठ नंबर का। और जो 5वां कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा, रकम का। अब ध्यान से समझना कि ये मैं कौन सा बता रहा था, ये मैं बता रहा था साधारण रोकड़ बही। मैं क्या बता रहा था, साधारण रोकड़ बही। और अगर तुम ध्यान देते हो तो इसमें तुम्हें दिखेगा कि रोकड़ 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल कितने कॉलम बन गए इसमें, 5 कॉलम बन गए। और रकम की कितनी कॉलम बनी है, 1 कॉलम बनी। ये याद रखना कि साधारण रोकड़ बही में रकम की कितनी कॉलम बनती है, 1 कॉलम बनती है। जो मैंने यहां पर भी तुम लोग को दिखाया कि ये देखो, यहाँ पे या तो रोकड़ का कॉलम बनेगा या तो बैंक का कॉलम बनेगा। ठीक है, अब उसी के बाद जो जो तुमने उधार में लिखा वही चीजें जमा में भी लिखनी है। क्या क्या लिखना है, सबसे पहले तो तारीख आएगा, फिर क्या आएगा, विवरण आएगा, व्यय और जावक। अब ये समझाता हूँ व्यय और जावक क्या है। उसके बाद जो दूसरा कॉलम है वो तुम्हारा विवरण हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा, वाउचर नंबर, चौथा हो जाएगा खाता पृष्ठ, और 5वां क्या हो जाएगा, रकम। और अगर तुम ध्यान से देखते हो तो सिर्फ एक अंतर आया है, और ये अंतर है ये रसीद नंबर का और ये है वाउचर नंबर का। तो सिंपल सा याद रखो कि जब तुम्हें पैसे मिलते हैं तो तुम दूसरों को रसीद देते हो। ठीक है, जब तुम्हें पैसे मिलते हैं तब तुम दूसरों को रसीद देते हो, और जब तुम दूसरों को पैसे दोगे तो वो तुम्हें रसीद देंगे, तो तुम्हारे लिए वो क्या बन जाता है, वाउचर बन जाता है। यानी कि जो लिखता है, मैं ऐसे लिख देता हूं, जिसको पैसा मिलता है, ठीक है, जिसको पैसा मिलता है वो रसीद बनाता है। ठीक है, जैसे इस वाले में हमको पैसा मिलेगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, आय। आय का मतलब आवक, आवक का, सॉरी सॉरी, आय का मतलब कि हमको पैसा मिलेगा। तो जब हमको पैसा मिलेगा, तो हम उसको कागज में लिख कर देंगे, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, हम रसीद उसको बोलेंगे, और सामने वाले के लिए क्या बन जाएगा, वाउचर बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। अब देखो इसकी एंट्री कैसे करना होता है वो तुम समझ लो। एंट्री करने का इसमें सिर्फ 2 ही तरीका, और बहुत सिंपल है। तरीका ये है कि तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि एंट्री कहाँ कौन सी करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं चीजें कुछ लिखता हूँ, वो ध्यान से देखना कि यहाँ पे किसी भी रीजन से, ये जो उधार वाला है, उधार वाले में याद रखना है कि किसी भी कारण से, ठीक है, किसी भी कारण से अगर व्यवसाय में नकद आता है, ठीक है, नकद कहूं या इसको मैं बोलूं रोकड़, ठीक है, नकद या रोकड़ आता है, तो उसको कहां लिखोगे, उधार की तरफ लिखोगे। देखो मैं फिर से बोलता हूं, किसी भी कारण से, जैसे तुमने माल बेचा हो, तुम्हें कमीशन मिला हो, तुमने कोई संपत्ति बेची हो, ठीक है, किसी भी वजह से, चाहे जो भी वजह हो, अगर तुम्हारे पास पैसा आता है, क्या हो रहा है, रोकड़ तुम्हारे पास आता है, तो उसको कहां लिखोगे, उधार की तरफ लिखोगे। हाँ बोलो। देखो किसी भी कारण से अगर पैसा है तो उसको कहाँ लिखोगे, उधार। जैसे मैंने अभी मैं बोलने वाला था ये कि अगर मान लो कि तुम्हें याद रखना है तो कैसे याद रखोगे, देखो हम रोजामचा बनाते हैं, रोकड़ आए तो उधार, हम क्या बनाते हैं, आए तो उधार, आए तो उधार, हम ये बनाते हैं ना। तो देखो पैसा आएगा, तो जब भी पैसा आएगा, ठीक है,
क्या, जब भी पैसा आएगा तो उसको क्या कर दोगे, उधार कर दोगे, यानी उधार कॉलम में लिखोगे। और जब भी पैसा जाएगा, अब इसका सेम उल्टा कर दो, ठीक है, किसी भी वजह से अगर पैसा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूं जाएगा, किसी भी वजह से अगर पैसा जाता है तो तुम उसको कहाँ लिखोगे, जमा की तरफ लिखोगे। तो इतना सभी को क्लियर हुआ कि आएगा तो उधार की तरफ लिखना और जाएगा तो जमा की तरफ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा सा देख लेते हैं तो हम लोग को चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है श्री राजेश भाई के फरवरी 2015 के निम्नलिखित व्यवहारों पर से साधारण बही तैयार कीजिए। क्या लिखा हुआ है कि भाई हमें तैयार करना है साधारण बही। अब देखो इसमें दो चीजें हैं जो तुम्हें जानना और जरूरी है, वो मैंने नहीं बताया तो वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। क्या जानना जरूरी है कि हमारा सबसे पहली जो एंट्री होती है वो होती है प्रारंभिक शेष की, जिसको हम बोलते हैं शेष आगे लाए, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो एंट्री होती है उसको बोलते हैं अंतिम शेष, जिसको हम बोलते हैं शेष आगे ले गए। मैं इसको तुम्हें दुकानी भाषा में समझाता हूं। जैसे कि मान लो मैं इस महीने काम करता हूं, ठीक है, ये अप्रैल का महीना चल रहा है, मैं काम कर रहा हूं और जैसे महीना खत्म होगा तो महीने के अंत में मेरे गल्ले में कुछ पैसे बचेंगे, तो वो मैं मई वाले महीने में लेके चला जाऊंगा, ठीक है। तो जब मैं मई वाले महीने में लेकर जाऊंगा तो उस महीने के लिए क्या हो जाएगा, प्रारंभिक शेष हो जाएगा। और इस अप्रैल महीने के लिए क्या हो जाएगा, वो अंतिम शेष हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे शेष आगे ले गए। तो ये याद रखना है कि प्रारंभिक शेष हमेशा कहाँ लिखोगे, उधार की तरफ, और अंतिम शेष हमेशा कहाँ लिखोगे, जमा की तरफ। ओके, बाकी जो भी जानकारी आएगी मैं सवाल बता रहा हूँ उसके साथ तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा है। दो ही चीजें याद रखनी जो मैंने कहा, एक आए तो उधार, ठीक है, आए तो उधार और जाए तो जमा तरफ, ठीक है। अगर पैसा आ रहा है तो उधार तरफ करोगे और जा रहा है तो जमा तरफ करोगे। तो जैसे पहला पॉइंट लिखा है, पहला पॉइंट लिखा है हाथ पर रोकड़ शेष 5,000। पहला पॉइंट क्या लिखा है, हाथ पर रोकड़ शेष 5,000 रुपए। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, ये रोकड़ शेष है, तो मैंने क्या कहा, जो पहली तारीख होती है यानी शुरू का होता है, जो प्रारंभिक होता है उसको हम उधार की तरफ लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, उधार की तरफ। तो देखो इसमें कैसे किया है। तो सबसे पहले तुम फॉर्मेट बना लोगे। फॉर्मेट कैसे बनाओगे वो मैं वापस बोलता हूँ। देखो पहले क्या करोगे, जो तुम्हारा किताब मतलब नोटबुक होगा उसको आधे भाग में बांट दोगे, तो दो भाग बट जाएगा। जैसे ये बीच में लाइन दिख रही है जो ब्लैक वाली ज्यादा डार्क है, ऐसे पेज है जब मोड़ोगे तो आधा आधा बट जाएगा। तो इस तरफ 5 कॉलम बनाओगे और इस तरफ 5 कॉलम बनाओगे। जो पहला कॉलम होगा वो होगा तुम्हारा तारीख का, दूसरा होगा विवरण का, तीसरा होगा रसीद का, चौथा खाता पृष्ठ का, पांचवा रकम का। इधर भी सेम होगा, इधर तारीख, विवरण, इधर बस वाउचर हो जाएगा। यहाँ रसीद है तो यहाँ क्या है, वाउचर, बस इतना ही अंतर है, बाकी तो सेम रहेगा, खाता पृष्ठ और रकम, ठीक है। फॉर्मेट बना दोगे, उसके बाद अब व्यवहार की एंट्री करोगे। तो जैसे व्यवहार में पहला व्यवहार क्या लिखा गया है, तो पहला व्यवहार लिखा है हाथ पर रोकड़ शेष। तो यहाँ पे देखोगे तो लिखा है शेष आगे लाए। क्या लिखा है, शेष आगे लाए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, शेष आगे लाए, और ऊपर रकम कितना दिया हुआ है वो देख लो। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो रकम तुम्हें दिया हुआ है 5,000 रुपए, ठीक है। कितना दिया है, 5,000। तो यहाँ पे रकम की कॉलम में लिख दोगे 5,000 रुपए। पहला पॉइंट समझ में आया। उसके बाद अगला पॉइंट, अब अगले में लिखा है गीता को 3,000 का माल रोकड़ी बेचा। ध्यान से समझना, लिखा है गीता को 3,000 का माल रोकड़ी बेचा। तो यहाँ पे तुम ये पहचानोगे कि माल जो भी हो रहा है, मतलब जो भी हो रहा है, बेचना खरीदना मैं ये नहीं बोलूंगा, तुम ये पहचानो कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो उसके लिए हमें ये देखा, यहाँ पे लिखा है बेचा, तो बेचने से पैसा क्या होगा, आएगा। याद रखना, याद कर रखना, हमें पता भी है कि जब भी हम माल बेचते हैं तो माल बेचने से हमारे पास जो पैसा है वो क्या हुआ, आता है। तो जब हमने माल बेचा तो पैसा क्या हुआ, आया है। तो आया है मतलब किस तरफ लिखोगे, उधार की तरफ या जमा की तरफ। हाँ, अगर पैसा आएगा तो हम किधर लिखेंगे, उधार की तरफ। तो चलते हैं हम उधार की तरफ लिखते हैं। अब देखो रकम में इसने लिख दिया 3,000 रुपए, रकम में देखो कितना लिख दिया है, 3,000 रुपए। लेकिन विवरण में क्या लिखना है वो समझना है। तो विवरण में याद रखना है हमें वो वजह लिखनी होती है। क्या लिखना होता है, हमें वो वजह लिखनी होती है जिसकी वजह से पैसा आया है। तो यहाँ पे वजह क्या हुआ था, बिक्री। अगर हमने माल बेचा नहीं होता तो पैसा नहीं आता, तो हमारा जो वजह बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, बिक्री बन जाएगा। तो हम लिखेंगे बिक्री खाता और रकम में लिख देंगे 3,000 रुपए, ठीक है। उसी के साथ हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। तो अगले पॉइंट में लिखा है अमित के पास से 2,000 का माल रोकड़ी खरीदा। तो अब यहाँ पे देखो हमने माल क्या किया है, खरीदा है।
हमने क्या किया है, माल खरीदा है। तो माल अगर खरीदा है तो पैसा क्या होगा, जाएगा। हाँ, पैसा क्या होगा, जाएगा। तो जाएगा मतलब ये हो गया कि जमा में। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे जमा की तरफ। एक मिनट, हाँ ये माइक, ठीक है। हम क्या करेंगे, जाएंगे जमा की तरफ और वहां पे रकम में लिखेंगे 2000 रुपए और यहाँ पे लिख देंगे खरीद खाता। मैंने क्या कहा, विवरण में हमें वो वजह लिखना होता है जिसकी वजह से पैसा आया या गया। तो ये पैसा 2000 रुपए क्यों गया, क्योंकि हमने माल खरीदा, तो वहां पे हम लिख देंगे। फिर उसके बाद अगला लिखा है कि धंधा में अधिक रकम की आवश्यकता या जरूरत होने से 5000 नकद धंधा में लाया। तो अब सवाल ये है कि व्यवसाय में पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो सीधी बात है, लिखा है धंधा में लाया, तो पैसा धंधा में आ रहा है, तो आ रहा है तो हम किधर चल देंगे, उधार की तरफ। ठीक है, तो रकम में देखो लिख दिया है 5000 रुपए। अब वजह क्या लिखोगे, तो वजह ये पैसा लेकर कौन आया, तो उसके लिए सवाल में पढ़ते हैं कि पैसा कहाँ से आया है। तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ ये लिखा है कि धंधा में अधिक रकम की जरूरत होने से 5000 नकद लाया। तो लाया कौन होगा, मालिक ही लाया होगा, क्योंकि और कोई तो व्यवसाय को पैसे देगा नहीं। तो मालिक लाता है तो उसके लिए हम क्या नाम लिखते हैं, पूंजी खाता। तो मालिक के लिए क्या नाम यूज होता है, पूंजी खाता। तो हम लिख देंगे पूंजी खाता 5000 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है 800 बीमा प्रीमियम का चुकाया। अब देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है चुकाया। चुकाया मतलब पैसा गया, और पैसा गया मतलब जमा की तरफ। तो हम जमा की तरफ जाएंगे और लिखेंगे बीमा प्रीमियम और रकम में लिख देंगे 800 रुपए। हम क्या कर देंगे, वजह लिखेंगे कि कौन सी वजह से पैसा गया। क्लियर है, हम क्या लिखेंगे, वजह। तो वजह क्या है, बीमा प्रीमियम। उसके बाद अगला लिखा है गणेश फर्नीचर मार्ट में से 4000 का फर्नीचर रोकड़ से खरीदा। तो हमने ये फिर से क्या किया, खरीदा है। तो खरीदा है तो पैसा क्या होगा, गया होगा। तो जब पैसा गया होगा तो मतलब हम कौन सी तरफ लिखेंगे, जमा की तरफ। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं और जमा की तरफ लिखते हैं रकम। रकम कितना दिया हुआ है, 4000 रुपए। तो हम चलेंगे यहाँ पे लिखेंगे जमा की तरफ 4000 रुपए। अब वजह क्या बनी, पैसे क्यों गए, तो पैसे इसलिए गए क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा। तो यहाँ पे नाम आ जाएगा फर्नीचर खाता। क्लियर है, तो देखो इतना पॉइंट पढ़ने के बाद एक ही चीज समझ में आया कि अगर पैसा आता है, ठीक है, अगर पैसा आता है तो उसको कहाँ लिखोगे, उधार की तरफ। ठीक है, और अगर पैसा जाता है तो उसको कहाँ लिखोगे, जमा की तरफ। और ये जो तुम्हारा विवरण होता है, इन विवरण में हम क्या लिखते हैं, वो वजह लिखते हैं जिनकी वजह से पैसा या तो आ रहा है या तो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना है, बस इस चैप्टर का यही बेसिक है। तो आगे वाला पढ़ते हैं और इसको फटाफट फिनिश करते हैं और फिर बाद में आगे का और समझते हैं। आगे लिखा है कमीशन पेटे 1500 मिले और दलाली के 1200 चुकाए। क्या बोला है, कमीशन पेटे 1500 मिले, तो पैसा मिला है इसमें। ठीक है, इसमें ध्यान देना हमको, इसमें पैसा मिला। और दलाली के चुकाया यानी ये पैसा गया। तो ये मिला मतलब आया है, तो आया है मतलब हम कहाँ लिख देंगे, उधार की तरफ। तो हम क्या करते हैं, इसको चलते हैं उधार की तरफ और रकम में लिखते हैं 1500 रुपए और रीजन में क्या नाम लिखोगे, कमीशन खाता, क्योंकि पैसा तुम्हारे पास आया है। और उसके बाद जो अगला लिखा था वो क्या था, दलाली के चुकाए। तो दलाली के चुकाए मतलब पैसा गया, तो पैसा गया मतलब जमा की तरफ। तो यहाँ पे देखो तारीख सेम लिखा है, यहाँ पे भी 12 लिखा है और यहाँ पे भी 12 लिखा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक ही व्यवहार के दिन एक से ज्यादा, मतलब एक ही तारीख के दिन एक से ज्यादा व्यवहार हो जाते हैं। तो जब एक से ज्यादा व्यवहार हो जाते हैं तो जैसा व्यवहार होगा वैसा एंट्री करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे दलाली खाता लिख के और रकम कितना लिख दोगे तुम, 1200 रुपए। फिर उसके बाद अगला बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे लिखा है महेश के पास से लेना में से 300 मिले। अब हमें महेश के पास से पैसे लेने थे और उस पैसे के हमें कितने मिल गए हैं, 3000 मिल गए हैं। तो पैसा मिल गया है मतलब आया होगा। तो आया होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, उधार की तरफ। तो यहाँ पे उधार की तरफ देखो 3000 रुपए लिखा है और वजह में नाम लिखा है महेश का। क्योंकि यहाँ पे और कोई वजह नहीं लिखा है तो हम यही समझेंगे कि महेश के पास से हमें पैसे मिले। अगर लिखा होता ऐसा कि बिक्री किया फिर मिला तो हम लिखते बिक्री। ठीक है, अगर लिखा होता कि लोन था वापस किया तो हम लिख देते लोन का, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं तो हम यही लिख देंगे। उसके बाद अगला है वेतन के 1000 और लारी भाड़ा के 200 चुकाए। अब ये देखो ये दोनों ही पैसे हमने चुकाए हैं, मतलब गया, गया मतलब जमा की तरफ। तो यहाँ पे देखो वेतन और लारी भाड़ा और दोनों का रकम। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ सभी को। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे वाले में देखो क्या है। आगे में लिखा है प्रकृति को पुराने हिसाब पेटे 3000 चुकाए। देखो यहाँ पे हमने पैसे चुकाए हैं, चुकाए हैं मतलब पैसा गया, पैसा गया मतलब जमा की तरफ। तो सिर्फ वही करो, चलो जमा की तरफ लिखोगे 3000 रुपए और रीजन में क्या लिखोगे, प्रकृति खाता। ओके,
उसके बाद अगला है कि धंधा के लिए यंत्र खरीदा। हमने देखो क्या किया, यंत्र खरीदा है। खरीदा होगा तो पैसा आएगा या जाएगा, वो सोचो। तो खरीदने से पैसा जाता है हमारे पास से, तो जाता है मतलब जमा की तरफ। क्यों गया पैसा? क्योंकि हमने यंत्र खरीदा। तो यहाँ पे लिखोगे यंत्र खाता और रकम कितना लिखोगे, 2000 रुपए। ठीक है। फिर उसी के बाद अगला है, धंधा में अधिक रकम की जरूरत पड़ने से रमेश भाई के पास से 10,000 की लोन 10% के ब्याज की दर से लिया। तो देखो, अगर हमने लोन लिया है, ठीक है, साफ साफ लिखा है हमने लोन ली, तो अगर हमने लोन ली है तो हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, क्या होगा, हमारे पास पैसा आएगा। और पैसा आएगा का मतलब ये हुआ कि हमें कहाँ जाना है, उधार की तरफ जाना है। तो हम क्या करेंगे, चलते हैं उधार की तरफ और तारीख 23 और रकम में लिखते हैं 10,000 रुपए। ठीक है। अब रीजन में क्या लिखोगे, तो पैसे क्यों आए हमारे पास, क्योंकि हमने लोन लिया है। हमने लोन किससे लिया है, रमेश भाई के पास से। याद होगा जब मैं बता रहा था रोजनामचा, तो मैंने कहा था कि जब भी लोन वाले पॉइंट ऐसे आते हैं कि किसी से हमने लोन लेके व्यवसाय शुरू किया, तो हमेशा उसका नाम भी लिखना है कि रमेश भाई की 10% की लोन, पूरा वजह, ठीक है, परसेंटेज के साथ। तो ये पूरा नाम हो जाएगा रमेश भाई की 10% की लोन। ठीक है। फिर उसके बाद अगला है, अगला लिखा है रोकड़ खरीदी। तो खरीदा तो पैसा क्या हुआ, जाएगा। तो रोकड़ खरीदा तो पैसा देखो यहाँ पे गया 7,000 रुपए। फिर अगला लिखा है प्राइम कोऑपरेटिव बैंक में, क्या लिखा है, प्राइम कोऑपरेटिव बैंक में 3,000 रुपए भरे। तो हमने जब 3,000 रुपए भरा तो पैसा आएगा या जाएगा, सीधी सी बात है, हमारे पास से तो पैसा गया। हमने जब बैंक में पैसा डाला तो हमारे पास से पैसा क्या होगा, जाएगा। तो जब हमारे पास से पैसा जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तुम्हारे लिए जमा साइड में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। तो एंट्री करने के बाद अब हमें क्या करना था वो समझो। ये तो मेन मतलब इतना तो ठीक है। इसके बाद कहानी असली शुरू होगी। कहानी क्या है कि जब तुम सारी एंट्री कर दोगे उसके बाद तुम्हें क्या करना होगा, हमेशा डिफरेंस निकालना होता है। तो कैसे डिफरेंस निकालोगे वो समझो। सबसे पहले तुम क्या करोगे, उधार साइड का टोटल करोगे। ठीक है, इसका टोटल करने के बाद पेंसिल से ऐसे साइड में लिख लेना। जैसे किसका टोटल अगर करने जाओगे तो कितना, 5 3 8 5 13 1 14,000, 14 3 17, 17 10 27,500 रुपए। तो जैसे इसका टोटल आ रहा है 27,500 रुपए। ठीक है, उसके बाद इसका टोटल करो। इसका टोटल कैसे करोगे कि जितनी मैंने एंट्री बताई है उतना ही करना। ठीक है, ये लास्ट वाला नहीं करना है। तो कितना है, 2,000 प्लस 800 प्लस 4,000 प्लस 1,200। तो अब इसके लिए मुझे कैलसी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें रकम 200 400 है। तो काम करते हैं, फटाफट में निकाल के टोटल कर लेता हूं। ठीक है, 1 मिनट। रकम कितना दिया हुआ है, 2,000 प्लस 800 प्लस 4,000 प्लस 1,200 प्लस 1,000 प्लस 200 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000। ठीक है, तो हमने जो टोटल किया इसका टोटल आ रहा है 24,200 रुपए। ठीक है, कितना टोटल आ रहा है, 24,200 रुपए। तो इतना सबको समझ में आया, क्लियर है इतना। मैंने क्या कहा, हमें दोनों साइड का टोटल करना होता है। ठीक है, और तुम हमेशा पहले किसका टोटल करोगे, उधार साइड का। तो जब मैंने उधार साइड का टोटल किया तो आया 27,500 रुपए। अब ध्यान देना, इसका टोटल आया 27,500 रुपए और जमा वाले का टोटल आया 24,200 रुपए। तो इन दोनों में से देख के बताओ कम किस तरफ है। तो कम इस तरफ है, ध्यान से देखोगे तो कम इस तरफ है ना। तो कितना कम है, 27,500 में से 24,200 घटा दो। क्या करोगे, 27,500 में से 24,200 घटा दो। तो 27,500 में से 24,200 घटाओगे तो ये आएगा 3,300 का। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंतर आ रहा है वो किधर आ रहा है, तुम्हारा जमा की तरफ आ रहा है। तो देखो यहाँ पे इसने वही किया है, यहाँ पे इसने लिखा 3,000 रुपए। ठीक है, ये देखो इसने लिखा 3,000 रुपए और यहाँ पे लिखा है शेष आगे ले गए, यानी इसका नाम दिया है अंतिम शेष। बात समझ में आया, क्लियर है। अंतिम शेष कैसे निकालते हैं, अब समझो इसको फिर से। हमें बस करना क्या होता है कि हमें सारे सवाल जो दिए होते हैं उनको पढ़ना होता है, उसके हिसाब से पैसा आ रहा है जा रहा है वो सोच के हमें एंट्री करनी होती है। फिर उसके बाद लास्ट में हमें दोनों का डिफरेंस निकालना होता है। ठीक है, तो यही मेन पॉइंट हमें सवाल में करना होता है। ओके, और उसके बाद लास्ट में ये जो 3,300 रुपए आया है इसको अगला यानी ऐसे लिख देते हैं कि 2015 मार्च 1, क्योंकि ये कौन सा चल रहा था, फरवरी चल रहा था। तो फरवरी तो अगला महीना मार्च होगा, तो मार्च के लिए हो जाएगा शेष आगे लाए और लिख के हम 3,300 रुपए लिख देंगे। तो हमारा जो सवाल
सवाल है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा सवाल था, एकदम साधारण बही के हिसाब से। और अगला अब हमारा है 2 खानों वाली और 3 खानों वाली। तो 2 खानों वाली और 3 खानों वाली का जो पॉइंट है वो मैं तुम्हें कल ही समझा के फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत किसी को?